हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से इस बार स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल एकदम आप सबने इतना प्यार दिया हमारे चैनल को, इतना मतलब आप मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरी टीचिंग को आप लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिल से कह रहा हूँ, रियली थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ा के। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह से दे देने चाहिए थे, लेकिन मैं शाम को दे पा रहा हूँ। मेरी फॉल्ट है, आपकी आपकी बिल्कुल मैं हकदार हूँ सजा का। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए थोड़ा सा समय क्यों लगा कि मैं ऐसा क्वेश्चंस आपके लिए देना चाह रहा था कि जैसा इसके बाहर से कोई क्वेश्चन ही ना है। मतलब कि ये क्वेश्चन अगर किसी को आते हैं तो वो पूरा पेपर आता है उसको। अब सर ऐसा तो कैसे होगा, पेपर आउट हो गया क्या? तो पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो एनालिसिस करा है वो इस पैटर्न से मैंने एनालिसिस करवाया कि उसको हमने 4 यूनिवर्सिटी से कंपेयर करा, 5 साल के पेपर कंपेयर करे, AKTU के कंपेयर करे, RTU के कंपेयर करे, GGTU के कंपेयर करे, GTU के कंपेयर करे, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कंपेयर करे, ठीक है, और भी यूपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कंपेयर करे। मतलब कि 20 से 25 यूनिवर्सिटी के 5 साल के पेपर हमने एनालिसिस करे मैनेजर इकोनॉमिक्स के ही। और स्पेशली बताता हूँ, स्पेशली MBA वालों के लिए ज्यादा पेपर एनालिसिस हुए, फिर BBA के बाद में आए, MA इकोनॉमिक्स के भी एनालिसिस हुए, BCom के भी हुए, BTech में तो 2 कॉम्बिनेशन है, मैनेजर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यूजीसी नेट के हमने इंपॉर्टेंस टॉपिक देखे। इतना सब अध्ययन करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मैं आपके लिए 13 से 14 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब ये 13 से 14 क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूं कि जिसमें मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। देखिए, कॉन्फिडेंस है मेरा इसमें कि 99% की यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत निकल जाए, मेरी 10 साल की एजुकेशन गलत निकल जाए, तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगाया है, जैसे मैं हमेशा लगाता हूं। मैंने अपना आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया, वरना इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। मैनेजर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए जल्दी से देख लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। नहीं आते तो भैया 4 यूनिट तो अपलोड कर चुका हूं, 5वीं भी कुछ देर में, इसके बाद जस्ट 5वीं यूनिट पे हमला करने वाले हैं, और 5वीं यूनिट भी खत्म अभी कर देंगे थोड़ी देर में। बताइए कितने आते हैं, नहीं आते तो मेरे 5वीं यूनिट के अंदर। और अगर कुछ टॉपिक रह गए हैं तो यकीन मानिएगा वो टॉपिक लार्ज क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ठीक है। जो बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं कि सर कॉर्डलेस फंक्शन जो है वो नहीं बताया आपने, कुछ टॉपिक छोटे छोटे रह गए। अगर मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं बताया, ऐसा नहीं है, आपने उसको सही से पढ़ा नहीं है, तो मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बढ़ाया है। सारे डाउट्स क्लियर करें, कुछ बच्चों के अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी आए हैं, उनका भी इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे डाउट्स और सारी बातें 5th यूनिट में करेंगे। केस स्टडी को लेके भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 12 क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी के टॉपिक आएंगे, और कौन से केस स्टडी आ सकती है कि नहीं आ सकती उस पर भी बात करूंगा। और केस स्टडी आएगी तो किन टॉपिक से आएगी, उसके बाहर के किसी टॉपिक से केस स्टडी मैनेजर इकोनॉमिक्स में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए, पहला जो क्वेश्चन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब अगर ये क्वेश्चन आप या कार्डिनल यूटिलिटी, दो में से एक यूटिलिटी मिलने ही वाली है, या तो ऑर्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट में इन दो में से एक तो आपको मिलेगा ही, है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल यूटिलिटी, इन दोनों में से एक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। या तो ऑर्डिनल मिलेगा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, या तो ऑर्डिनल मिलेगा या कार्डिनल मिलेगा। और ऑर्डिनल की दोस्तों ईमानदारी से संभावना ऑर्डिनल की ज्यादा है मेरी नजर में। कार्डिनल यूटिलिटी का सिद्धांत क्या है, कैसे बताया, किसने बताया, क्यों बताया, इतनी रामायण करने से जगह इसके केवल मीनिंग और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड, डिमांड फोरकास्टिंग किन किन टाइप से होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव थोड़ा सा बड़ी हो रही है नेट इसलिए, एंड अब ठीक है, क्वांटिटेटिव।
ठीक है, ये आपको सारे के चेक करने हैं, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, किससे मेथड से डिमांड फोरकास्टिंग करी जाती है। शॉर्ट रन, मीडियम रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट और लॉन्ग ही याद रखना, मीडियम तो आपके कोर्स में भी नहीं है, तो शॉर्ट और लॉन्ग रन एमबीए के लिए बात कर रहा हूँ, एमए में तो आता है मीडियम भी। तो एमबीए में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिमांड फोरकास्टिंग होती है, कैसे करी जाती है, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड कौन से हैं, कौन से न्यूमेरिक डेटा है, ये सारी की सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से समझाया मैंने, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको याद होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब ये जो ऑड रेशनल स्टेजेस इतना कोई समझने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अगर आपको मीनिंग आता है तो इसके 3 रिटर्न के मैंने इस तरीके का डायग्राम बनवाया है, पहले बढ़ता हुआ, फिर डायमेंशिंग रेट में, फिर डिक्रीजिंग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न ऑफ स्केल के अंदर भी बताया था, याद आ रहा है? कुछ वीडियो देख लेना, अगर यह क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो देखने की कोई जरूरत नहीं, केवल मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है इनकम मेथड ऑफ नेशनल। अच्छा, यहां पर तो इनकम मेथड दे दिया, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। यहां पर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने आनी चाहिए। क्या? नेशनल इनकम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, नेशनल इनकम का मीनिंग और मेथड। 5th यूनिट का क्वेश्चन है ये। कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? 5th यूनिट का, कि नेशनल इनकम की मीनिंग क्या है और मेथड क्या है। मेथड 3 मेथड है, कौन सी अप्रोच है? इनकम अप्रोच है, प्रोडक्ट अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है? उस 3 मेथड को आपको याद करके जाना है। तीनों के एक एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है। अभी नहीं आ रहा हो तो 5th यूनिट में मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। नेशनल इनकम, पूरा नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड, बस इतना सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, घुमा के जब क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल इस तरीके का आता है, बिल्कुल परेशान मत होना। क्या पूछता है? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स रियली कॉम्प्लीमेंट अदर्स एंड कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब सर इसके अंदर लिखना क्या है, आप याद रखिएगा, आपको इसके अंदर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बेसिक मीनिंग लिखना है। बेसिक मीनिंग डेफिनेशन लिख दो तो बहुत ही बढ़िया है। बेसिक मीनिंग लिखना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आपको लिखने हैं। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी की छोटी छोटी डेफिनेशन, माइक्रो यानी स्मॉल लेवल, मैक्रो यानी लार्ज लेवल, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। यानी कि क्वेश्चन जो बन रहा है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बेसिक मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक, वो कितना भी घुमा के पूछ ले अपन को तो यही लिखना, आंसर से हिलेगा नहीं, तो यही आएगा। केवल घुमा के वो कितना भी पूछ ले, कितने भी गुलाटी मार ले, अपन को आंसर यही रखना है। ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, या तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, छठा आता है या 7वां, यानी कि दोनों और में आते हैं। कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के साथ में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक साथ आती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है। थोरोली डिस्कस कर रखा है अपन ने। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी कौन सी होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी। या तो डिमांड इलास्टिसिटी में केवल प्राइस इलास्टिसिटी पूछेगा, केवल प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी, केवल सेपरेट ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, या इनकम और क्रॉस एक साथ में पूछता है, इनका जोड़ा है इनकम और क्रॉस का, या सप्लाई इलास्टिसिटी पूछता है। यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें अंदर निकले हैं और में आते हैं। यानी कि सप्लाई कभी आता है, कभी टप्पा खा के डिमांड आ जाता है। तो इस बार क्या आएगा वो कोई गेस नहीं कर सकता, वो आपके एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इलास्टिसिटी जो है वो प्राइस वाली जरूर देता, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है और ये काफी लेंदी रहता है। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल टेक्निकल नॉलेज ज्यादा रहता है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी मेरे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। लेकिन सप्लाई इलास्टिसिटी आता है, कभी प्राइस इलास्टिसिटी आता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। मार्केट, मार्केट में एक आता है परफेक्ट मार्केट, कल ही मैंने सारे मार्केट कंप्लीट कराए, और एक है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर याद रखिएगा, सॉरी, इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर 2 पूछता है मेनली। एक तो पूछता है मोनोपोली और एक पूछता है अपना ओलिगोपोली। बस
ये दो ही यार, बाकी तो मैंने बहुत सारे बनाए, ओलिगोस्पोनी बताया, मोनोस्पोनी बताया, डिओपोली बताया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताया, लेकिन अधिकतर कौन से आते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली। नहीं तो परफेक्ट कंपटीशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और इसके अंदर प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी प्राइस का फिक्सेशन कैसे होता है, मैंने बताया था ना, इक्विलिब्रियम पे होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। इससे जस्ट पहले वाले जो 4th यूनिट के वीडियो है उनके अंदर भर भर के चिल्ला चिल्ला के बताया है। 2 पार्ट हैं, याद रखना, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 5th यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ये मान लो कि दिखने ही वाला है। ये मतलब मैंने इतनी बार देख लिया इस क्वेश्चन को कि मुझे लगता है कि ये कॉपी पेस्ट करके हर जना दे देता है। क्या इन्फ्लेशन का मीनिंग और इसके टाइप्स, ये मैंने गलत भी बता दिया था, मेरे को इसलिए भी याद है। एक आपके ही तरह सब्सक्रिप्ट, एक आपकी तरह स्टूडेंट, अरे सब स्टूडेंट तो है, सब्सक्राइब करो ना करो आपकी इच्छा, लेकिन आपके स्टूडेंट ने बताया था सर आपने बोलने में गलती कर दी। पुश एंड पुल स्टेज, पुल एंड पुश, पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। मेरे से थोड़ा बोलने में उस समय गलती हुआ था और मैंने वहां माफी मांग के भी कमेंट कर रखा है उस वीडियो के ऊपर। पुल एंड पुश स्ट्रेटजी ऑफ इन्फ्लेशन, ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स बार बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पूछते हैं डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स फेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। ये 5th यूनिट का टॉपिक है, फिर से बोलता हूं अभी इसको कंप्लीट कराना बाकी है। 5th यूनिट का टॉपिक है बिजनेस लाइफ साइकिल, किस तरीके से इस तरीके से चलती है। अगर आपको डायग्राम याद हो गया होगा तो ये रहता है बिजनेस लाइफ साइकिल का डायग्राम। ठीक है, कहीं कहीं बुक के अंदर इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब ये डायग्राम क्या है, एक एरिया कौन सा क्या कहलाता है, ये सब अपन 5th यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ गया, यहां तक तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 11वां कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो क्वेश्चन है 12वां, क्या कहना चाह रहा है 12वां क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन क्या होता है, अरे बताया था ना, एवरेज कॉस्ट को हमेशा नीचे से काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट जाती है। यानी कि एवरेज कॉस्ट मान लीजिए ये है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा नीचे से काटते हुए ऐसे जाएगी। कल ही समझाया था, यहाँ क्वांटिटी आती है या प्राइस आती है, यही एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट रिलेशनशिप पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बट एक लिस्ट लिया है क्योंकि ये कभी छोटे में आ जाता है कभी बड़े में आ जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होते हुए इसको 11 क्वेश्चन तो मैं ऐसा श्योर कहता हूँ कि ये बिल्कुल आपके पेपर के हैं। ये 12वां जो थोड़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ठीक है, अब आ जाते हैं केस स्टडी। अब बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन है और मेरे पास भी कंफ्यूजन है कि केस स्टडी आएगी कि नहीं आएगी। तो जो मैनेजर इकोनॉमिक्स का पेपर है इसके अंदर पिछले 3 साल के अंदर तो एकेटीयू में केस स्टडी नहीं आई है। नॉर्मली एमबीए के पेपर में केस स्टडी देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक ये पिछले साल या तो कोरोना के कारण वो नहीं दे रहे हो, या उनका गाइडलाइन चेंज हो गया हो, या इन्विजिलेटर का जो मन है, जो पेपर सेट करता है, उसका मन है कि उसको केस स्टडी नहीं देनी, पर पहले के पेपर में रेगुलर आती थी। तो हो सकता है कि आपको मंडे को केस स्टडी देखने को मिल जाए। तो सर केस स्टडी देख के घबराना मत, मैंने केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। लेकिन मैनेजर इकोनॉमिक्स की केस स्टडी उस वैसे वीडियोस के साथ 80% मैच खाती है, थोड़ा सा 20% इसमें चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, 3 इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। पहला बताता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वीडियो तो बना चुका हूं लेकिन अभी सुन लो क्योंकि केस स्टडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि बताऊं, मैं जब ने एमबीए करा था राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, 2011 की बात बता रहा हूं, तब मेरे भी मैनेजर इकोनॉमिक्स के पेपर में केस स्टडी आई थी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आई थी, और मैं वो क्वेश्चन सही कर आया था क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जानता था। क्या है, ए के बाद 2 ऑप्शन है, ए और बी, 1 और 2। ठीक है, 3 ऑप्शन मान लेते हैं, 3 ऑप्शन है। एक से 10 रुपए कमाता है, दूसरे से 5 रुपए कमाता है, तीसरे से 3 रुपए कमाता है। मतलब ए के पास एक खेत है, उस खेत में मान लो एक टमाटर बोता है, या तो वो उसमें एक भिंडी लगा सकता है, या एक की बात कर रहा हूं, है ना, बड़ा खेत नहीं है हमारे पास, तो एक गमला है, या उसमें भिंडी लगा सकता है, एक आलू लगा सकता है। तो एक में उसको 10 रुपए का लाभ होता है, एक में उसको 5 रुपए का लाभ होता है, और एक में उसको 3 रुपए का लाभ होता है। तो स्वाभाविक बात है हम सब किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी 10 रुपए के साथ जाएंगे, बराबर बात है। तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमने खो दी 5 रुपए की, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, द बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू, जो बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि 2 ऑप्शन करने। अभी आप एमबीए कर रहे हो, इसके अलावा एमए भी कर सकते थे, एमकॉम भी कर सकते थे, साइंस वाले एमएससी भी कर सकते थे, एमए और एमएससी भी कर सकते थे। तो अब
एमबीए कर रहे हो तो एमएससी नहीं कर सकते, तो जो बेस्ट ऑप्शन आपने फॉरगोन कर दिया और उसका जो प्रॉफिट होता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। दूसरा आता है डिमांड फंक्शन से। डिमांड फंक्शन से यानी 4-5 चीजें दे देगा आपको, वेरिएबल्स दे देगा, वेरिएबल्स कौन से? लैंड, लेबर और कैपिटल। एल के कैपिटल के से है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सर ये केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है? देखिए केस स्टडी इसके अंदर सॉल्व करने के लिए आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर जो केस स्टडी आती है वो कोई प्रॉब्लम बेसिस केस स्टडी नहीं होती। इसके अंदर केस स्टडी केवल घुमा फिरा के आपसे वो प्रोडक्ट फंक्शन निकलवा लेता है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करवा लेता है, या बेसिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या डिमांड फंक्शंस के मीनिंग बतवा देता है। तो सर हमको क्या करना है? आपको यह करना है कि डिमांड फंक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल शॉर्ट रन में कैसे प्राइस फिक्स होती है, लॉन्ग रन में कैसे प्राइस फिक्स होती है, इस पे याद रख लो। और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसके अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी याद कर लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग याद कर लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एडवांटेज या एडवांटेज डिसएडवांटेज की तो इसमें बात नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग की बात आएगी। इसके अलावा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप याद कर सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंपनी के डिसीजन मेकिंग में क्या योगदान है। तो ये अल्टरनेटिव का अपनी सेक्रीफाइस वैल्यू आप कह सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने होंगे, सबका आंसर सही होना चाहिए। बस ये याद रहेगा कि कौन सा टॉपिक, बेसिकली ये 2 ही टॉपिक रहते हैं जो केस स्टडी में आते हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर के अंदर मैंने किंग्ड कर्व को भी बार-बार देखा है। किंग्ड डिमांड कर्व कल ही सिखाया था, इस तरीके के डिमांड कर्व को किंग्ड डिमांड कर्व कहा गया है। किस तरीके के डिमांड कर्व को? अरे सर कल ही बताया था ना, भूल गए? ये चलिए ग्राफ छोटा सा बनाया मैंने, है ना, यहां पर मैंने प्राइस लिया, फिर वापस कलर चेंज किया, इधर से डिमांड कर्व आया और यहां से मुड़ गया। इसी को ही किंग्ड डिमांड कर्व कहा गया। जो मुड़ा हुआ होता है, क्यों मुड़ जाता है, कल भी मैंने बताया था। पूरा डिटेल के अंदर वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं, शॉर्ट के अंदर बता चुका हूं, केस स्टडी बता चुका हूं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी कैसी भी आए, हमको तो केवल उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखकर आनी है बस। ये भी एक क्वेश्चन की तरह होगी, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।